आ गया कि पहले रजीम मुसावी की हत्या कर दी गई है और अब जो है 6 को मार डाला, 11 को मार डाला, 20 को मार डाला। आपने कोई तहकीक की हो, कोई फैक्ट चेक किया हो, क्या निकल के आया, सच्चाई क्या है? तो जो खबरें चल रही थी उन खबरों में बताया गया कि हिजबुल्लाह के 4 मरे हैं, 2 उसमें सीरियाई हैं, 6 लोग मारे गए हैं, कोई कह रहा है 11 मारे गए हैं, कोई कह रहा है 20 मारे गए हैं। क्लियर क्या हुआ है? आईआरजीसी खबर का खंडन कर रहा है। आप कह रहे हैं कि लोग मारे गए हैं, कम से कम आईआरजीसी को ये तो कहना ही चाहिए ना कि कितने लोग मरे हैं। चलिए ये ना बताएं, लेकिन ये तो बताएं कि हाँ वहां पे वारदात हुई है, लोग मारे गए हैं। लेकिन जब वो ये कह सकते हैं 7 तारीख का किब्स पर हुआ हमला है, उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, या हूती जो करते हैं उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, तो यहां वो खबर की भी पुष्टि क्यों नहीं कर रहे हैं कि कुछ हुआ है? तो फिर से एक बार इजराइल ने या अमेरिका ने ईरान को सीधे तौर पर चोट तो पहुंचाई है, लेकिन ईरान कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्या ईरान जो है इस वजह से भी बच रहा है क्यों अमेरिका ने वहां पर लाकर अपने 2 युद्धपोत खड़े कर दिए हैं जो 2 बड़े शहरों जितने हैं? अगर ईरान ने सीधे जवाब दिया तो इस तमाम के तमाम मिलकर ईरान पर अटैक करेंगे और ईरान को गाजा बना देंगे। धाकड़ खबर, बेखौफसमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जंग कहने को तो जंग होती है, बम बरस रहे होते हैं, लोग मर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसा भी घट रहा होता है जिसमें सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंच पाती। जी हां, सच्चाई, इस शब्द पर मैं जोर देकर फिर से बोलना चाहता हूं, लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। और इस बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों के सामने रख दी जाती हैं जिन्हें देख और सुनकर वो खुद ही दिग्भ्रमित होने लग जाते हैं। कल एक खबर उड़ी कि ईरान के 6 लोगों को मार डाला है, 11 लोगों को मार डाला है, 20 लोगों को मार डाला है। उसके बाद तमाम दिन ये खबर गश्त करती रही। हम लोगों ने सुबह के बुलेटिन में नहीं रखा, लेकिन शाम को आपको जरूर बताया इसके बारे में। लेकिन अभी भी इस खबर की सत्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा जब अमेरिका ने पूरा एक ग्रुप बना लिया है, उसके बाद भी आज हूतियों ने जिस तरीके से डेनमार्क के एक जहाज पर हमला कर दिया है, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? और नेतन्याहू आखिर इतना क्यों फड़फड़ा रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, इस्तीफा नहीं दूंगा, मिस्र के बॉर्डर तक तमाम जमीन को जो है इजराइल में मिला डालूंगा, और वो भी तब जबकि 90 दिनों में कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं आम लोगों को मारने के अलावा। तो इन तमाम चीजों को कैसे देखा और समझा जा सकता है, इसी के आसपास अपनी बातचीत रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं मीडिया ट्रैवल के संपादक मोहम्मद अहमद काजमी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी जी, आपका शुक्रिया कि आपने एक बार फिर अपने दर्शकों को, अपने नाजरीन को से मिलने का मौका आपने दिया। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं ईरान से जुड़ी हुई उस खबर को लेकर। कहा गया कि पहले रजीम मुसावी की हत्या कर दी गई है और अब जो है 6 को मार डाला, 11 को मार डाला, 20 को मार डाला। आपने कोई तहकीक की हो, कोई फैक्ट चेक किया हो, क्या निकल के आया, सच्चाई क्या है? देखिए, इराक और सीरिया बॉर्डर पर एक जगह है अल्बु कमाल, सीरिया की साइड में। वहाँ उस बॉर्डर के आसपास कुछ लड़ाके वहाँ पर रहते हैं और उसके बहुत ही नज़दीक देर जोर एक जगह है जहाँ पर अमरीकी फौजी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। खबर ये आई कि एक हमला किया गया अमरीका की तरफ से उस ठिकाने पर, और उसमें कोई बड़ी तादाद में, कोई ऐसी खबर तो नहीं है कि ईरान के ज़्यादा लोग मारे गए हों, लेकिन लेबनान के कुछ लोगों के मारे जाने की खबर कंफर्म हुई। और उसके साथ साथ फिर जवाबी हमलों की भी इत्तला आई जिसमें इराक और सीरिया दोनों जगह अमरीकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। तो ये कोशिश असल में जंग के दौरान, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि जंग के दौरान सच्चाई की मौत सबसे पहले होती है और प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा। जैसे अभी 2 दिन पहले खुद नेतन्याहू ने एक बयान दिया कि हम बहुत जल्दी अपने कैप्टिव्स को जो हमास के हाथों एब्डक्ट किए गए हैं उनको हम जल्दी से छुड़वाने की छुड़ा सकेंगे, बातचीत चल रही है। लेकिन फौरन ही हमास की तरफ से एक बयान आ गया बैरूत से, जो उनके नुमाइंदे हैं, कि ऐसी कोई, ये सब झूठ है और ये सब अपने लोगों को खामोश करने की कोशिश है। हम जब तक कोई बात नहीं करेंगे कैदियों की अदला बदली की, जब तक जंग बंद नहीं होती। तो ये प्रोपेगेंडा मुसलसल होता है और ये प्रोपेगेंडा हर वक्त, बहरहाल जंग के दौरान, इसमें होशियार रहने की जरूरत है।
ठीक है, प्रोपेगेंडा को लेके बात करेंगे और नेतन्याहू को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल रहते हैं हमले को लेकर ही। तो जो खबरें चल रही थी, उन खबरों में बताया गया कि हिजबुल्लाह के 4 मरे हैं, 2 उसमें सीरियाई हैं, 6 लोग मारे गए हैं, कोई कह रहा है 11 मारे गए हैं, कोई कह रहा है 20 मारे गए हैं। क्लियर क्या हुआ है? देखिए, अभी तक भी ना तो हिजबुल्लाह की तरफ से ऐसा बयान आया है कि उनके लड़ाके कितने मारे गए हैं। लेबनान के नेशनल्स की बात आई थी और उसमें ज्यादा इशारा हिजबुल्लाह के लोगों का ही मिलता है। लेकिन आईआरजीसी की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से अभी कोई सही तादाद उनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए उस खबर को वहीं तक समझना जरूरी है जहां तक आई है अलग अलग सोर्सेज से, उस पर कोई खास और तफसील सामने नहीं आई। आईआरजीसी खबर का खंडन कर रहा है। आप कह रहे हैं कि लोग मारे गए हैं, कम से कम आईआरजीसी को ये तो कहना ही चाहिए ना कि कितने लोग मरे हैं। चलिए ये ना बताएं, लेकिन ये तो बताएं कि हाँ वहां पे वारदात हुई है, लोग मारे गए हैं। देखिए, आईआरजीसी को आप ऐसे समझ लीजिए कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर वो बराह रास्त तकरीबन मुल्क से बाहर हर जगह लड़ने के लिए मौजूद नहीं होते, बल्कि उनका ज्यादा एडवाइजरी रोल होता है। आपने अभी 2-3 दिन पहले जब दमिश्क के पास सैयदा जैनब वाले इलाके में ईरानी कमांडर के मारे जाने की खबर आई थी, तो वो एक फौजी एडवाइजर के तौर पर वहां थे। तो इस इलाके में हजदल शाबी, जिसके दसियों ग्रुप्स हैं इराक में, और इराक और सीरिया दोनों जगह वो एक्टिव हैं, उनके लोग हो सकते हैं, लेबनान के हिजबुल्लाह के लोग हो सकते हैं। तो ये ईरान बड़ी तादाद में किसी एक जगह अपने आईआरजीसी के लोगों को स्टेशन नहीं रखता है। ऐसे अब तक इस किस्म के इशारे बहुत बार मिले हैं। वो एक तरह से तालमेल करते हैं इन ग्रुप्स के बीच में, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनका साथ देते हैं, उन्हें मशवरे देते हैं। बिल्कुल इसी तरह की हालत इजराइल फिलिस्तीन जंग में भी ऐसे कई बार इशारे आए हैं कि बेरूत में कोई एक ये ठीक है, मान लेते हैं कि ये सिर्फ जो है सहयोग करते हैं, उनको सलाह मशवरा देते हैं, उनको ट्रेंड करने का भी काम करते हैं, भी मान लेते हैं। लेकिन जब वो ये कह सकते हैं 7 तारीख का किब्स पर हुआ हमला है, उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, या हूती जो करते हैं उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, तो यहाँ वो खबर की भी पुष्टि क्यों नहीं कर रहे हैं कि कुछ हुआ है? ये बहुत मुमकिन है कि थोड़ा टाइम लगे उसमें, अभी जल्दी हो जिस जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई वक्त लगे, वो ठीक से चीजों को समझ करके और तहकीक करके कोई बयान दें। लेकिन अभी तक ईरान के मीडिया में खुल करके ये नहीं बताया गया कि हमारे इतने लोग वहां पर मारे गए हैं। लेकिन ये बात सच है, ये बात सही है कि ये जंग बढ़ रही है, दायरा बढ़ रहा है, और अमेरिका ने जो एक कोalition बनाया है, मिसाल के तौर पर रेड सी को कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद भी हूथी हमला कर रहे हैं। और जैसा कि आपने शुरू में बताया, वो दायरा बढ़ रहा है। अगर नेतन्याहू जंग बंद करने के लिए तैयार नहीं हुए तो ये अमेरिका के लिए और ज्यादा शर्मिंदगी मुसलसल बढ़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि एक बहुत ही दिलचस्प बयान आया है हूथियों की तरफ से। कल एक बयान आया है, अल बुखैती उनके एक सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो हमारे फौजी अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए उत्सुक हैं, तैयार हैं, ख्वाहिशमंद हैं। अब से पहले एक और बयान आया था कि ये तो बहुत अच्छी खबर है कि अगर ईरानी जंगी बेड़ा समंदर में हमारे नजदीक आ जाता है तो हम जब चाहेंगे उसे मार लेंगे, ये हमारे लिए आसानी है, इससे वो परेशान नहीं हो रहे अमेरिका के वहां नजदीक आने से। चलिए, लेकिन अभी बात ईरान तक ही रखते हैं। पहले ईरान के कमांडर अजीम मुस्ताफी की हत्या कर दी जाती है, और अब चाहे ईरान के वो लोग हों या ना हो, लेकिन ईरान से ताल्लुक तो वो लोग रखते ही हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह के हों, चाहे वो सीरिया के लोग हों। तो फिर से एक बार इजराइल ने या अमेरिका ने ईरान को सीधे तौर पर चोट तो पहुंचाई है, लेकिन ईरान कोई जवाब नहीं दे रहा है। देखिए, ईरान को जंग में घसीटने की मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, और इजराइल को यह लगता है कि ईरान जैसे ही जंग में सीधा शरीक होगा तो हमारे साथी भी ज्यादा तादाद में हमारी जान बचाने के लिए आ जाएंगे। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि जंग का दायरा बढ़े, चूंकि उनकी जान इतनी फंस चुकी है
कि जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैंने मुल्क को मजबूत किया है और मैं तो हमास को खत्म करके ही यानी सांस लूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। लेकिन हमास कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ 14% अब तक नुकसान हुआ है, हम महीनों जंग लड़ सकते हैं। नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि हमास से जंग लड़ने में महीनों लग सकते हैं। तो वो नारा कहां है? क्या ईरान जो है इस वजह से भी बच रहा है क्यों अमेरिका ने वहां पर लाकर अपने 2 युद्ध पोत खड़े कर दिए हैं जो 2 बड़े शहरों जितने हैं। अगर ईरान ने सीधे जवाब दिया तो इस तमाम के तमाम मिलकर ईरान पर अटैक करेंगे और ईरान को गाजा बना देंगे। देखिए, ये तमन्ना हो सकती है अमेरिका की, ये कुछ जंग में हाइप देने वाले कुछ एंकर्स की कोई ख्वाहिश हो सकती है बड़ी हेडलाइन लेने के लिए, लेकिन ईरान ने भी तैयारियां कम नहीं कर रखी हैं। देखिए, एक बुनियादी बात है, जितना अमेरिका ने अपने मुख्तलिफ बेड़े इस इलाके में, चाहे मेडिटरेनियन में हो या रेड सी में हो या अरेबियन गल्फ, जिसे पर्शियन वाले, ईरान वाले पर्शियन गल्फ कहते हैं, चाहे वहां हो, वो उनके लिए एक नजरिया तो यह है कि वो अमेरिका की मजबूती है, लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है कि ये अमेरिका की कमजोरी भी है। यानी इजी टारगेट के तौर पर ईरान के लिए भी, हूथियों के लिए भी, यहां नजदीक ही मौजूद है मरने के लिए। तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। और बहरहाल जिसके पैर अपनी जमीन पर टिके होते हैं वो ज्यादा मजबूत होता है। समंदर में तैरने वाला उतना मजबूत नहीं होता। बहुत तरीके हैं मारने के। और जो अंडर वाटर उन्होंने सबमरीन्स तैयार की हुई हैं ईरान ने, उसको भी अमेरिका अच्छी तरह जानता है। अमेरिका, देखिए, अमेरिका की ताकत को समझने के लिए मैं एक चीज बताता हूं। जून 2019 में जब ईरान ने अमेरिका का सबसे बड़ा और महंगा ड्रोन, जिसे ग्लोबल हॉक कहा जाता है, उसे जब अपने इलाके में आने पर मार गिराया, उसके बाद अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई ईरान के खिलाफ कोई एक कदम उठाने की, कोई एक हमला करने की। और एक खबर लीक होकर के आई थी, ओमान के जरिए अमेरिका ने ईरान को यह पैगाम दिया था कि हम अपनी इज्जत बचाने के लिए आपके कहीं पहाड़ी इलाके में, जंगल में एक आध बम मार देते हैं, आप जवाबी कार्रवाई मत करना। जी, तो वो जानता है कितनी ताकत, वो जानता है कि ईरान की क्या ताकत है इस इलाके में। और ईरान भी जानता है कि इस वक्त उसे सीधे तौर पे लड़ाई में असल में उलझाने की कोशिश की जा रही है, और उलझाकर जो एक रीजनल पावर बनने की कोशिश कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करने का ये सिलसिला है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान से और तो कुछ हुआ ना, अपने यहाँ के 4 नागरिकों को मोसाद का उसने एजेंट बनाकर फांसी पर लटका दिया। क्या यही इजराइल को जवाब दिया गया है? देखिए, मोसाद के एजेंटों पे तो और पे भी नंबर आने वाला है बहुत जल्दी। मैं आपको बताऊं, 7 अक्टूबर में जो कुछ किया इजराइल के अंदर हमास के लोगों ने, उसके बाद एक बयान आया था अयतुल्लाह खामेनाई का कि इतना बड़ा नुकसान हो गया कि वो कभी भरपाई नहीं कर सकेगा इजराइल। उसके बाद एक बार खबर आई कि हमास के लोग खुफिया एजेंसियों का, इजरायली खुफिया एजेंसियों का कंप्यूटर का सर्वर उठा करके ले गए, और उस सर्वर की एक इंफॉर्मेशन लीक की गई ताकि सब दुनिया को समझ में आ सके कि कितनी हकीकत है। ईरान के अंदर जो मोसाद के एजेंट हैं, जाहिर है वो ईरानी होंगे, अक्सर ईरानी होंगे, उनके नाम, उनकी डिटेल ईरानी सरकार तक पहुंच चुकी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि और लोगों का भी नंबर आने वाला है। कुल मिला के यही है कि जो मोसाद के एजेंट हैं उनको लटकाया जाएगा, और यही इजराइल को जवाब देने वाला जो चैलेंज था पूरा होगा। देखिए, वो अंदर जो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, अब से पहले कई साइंसदानों को उन्होंने मारा है, कई IRGC के मुझे याद है कि एक बहुत बड़े उनके कमांडर थे, उनको तेहरान के नजदीक ही मार दिया गया था, और पता चला था कि वो इजराइल से कुछ खास किस्म के फायरिंग के लिए एक इक्विपमेंट, हथियार आया था। तो जाहिर है अब मुल्क के अंदर जो गद्दार हैं, वो चाहे कोई भी हो, हाँ, उनको सजा देने में क्या परेशानी है। अब बात की जाएगी हूथियों की। तो जैसा हूथियों ने हमला किया डेनमार्क के एक जहाज पर जो जा रहा था फ्रांस से मिस्र की तरफ, और ये हमला हफ्ता 10 दिन बाद किया गया है अमेरिका के उस ऐलान के बाद, जिसमें अमेरिका ने कहा
कि प्रोस्पेरिटी गार्डियन ग्रुप बनाया जा रहा है, 20 देश शामिल किए जा रहे हैं। 9-10 देशों का नाम नहीं बताएंगे, 9-10 देशों का नाम बताया जिसमें एक बहरीन भी शामिल था, लेकिन वो ग्रुप कब बना, कहां बना, काम करेगा नहीं करेगा, लगता है इस बात को हूती भांप गए हैं कि अमेरिका का ऐलान सिर्फ खोखला ऐलान साबित हुआ है और इसलिए उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए, उन्होंने एक ऐलान बहुत खुल करके किया है। नंबर एक, जो इजरायली जहाज हैं जो इजराइल जा रहे हैं या वहां से आ रहे हैं, उन जहाजों को हम इस इलाके से, इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। बाकी दुनिया भर के जहाज यहां आए जाएं, ये रास्ता है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, वो आसानी से जा सकते हैं। तो नंबर एक, उन्होंने उस प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी कि बाबुल मंदब पूरी तरह से बंद कर दिया गया तमाम मुल्कों के लिए। ऐसा नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने बिल्कुल खुल करके कहा है कि अमेरिका आए, मोस्ट वेलकम। अगर उसने हम पे कोई हमला किया तो हमारे लोग अमेरिका से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात जो है वो बहुत ही अहम है, वो ये कि वो इजराइल पर भी हमले जारी रखे हुए हैं और उन जहाजों को मुसलसल रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक गाजा पूरी तरह से नहीं खुल जाता, जब तक वहां सप्लाईज नहीं चलती, तो हम इजराइल को जाने आने वाला सामान रोकें। तो क्या उन्होंने अमेरिका को उकसाने के लिए आज ये डेनमार्क के जहाज पर हमला किया है ताकि अमेरिका उनके ऊपर हमला करे, एक नया फ्रंट खुले? ये जानबूझ के वो भी कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, डेनमार्क का जहाज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी अभी तफसील हो सकता है उनके पास हमसे ज्यादा बेहतर हो। कोई ना कोई ताल्लुक उसका इजराइल से हो, या तो वो इजरायली उसकी कोई कंपनी हो जो इसकी मालिक हो, या इजराइल से माल लाने ले जाने का भी वो काम कर रहा हो। उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, देखिए, इनके पास अगर अमेरिका और इजराइल के पास मोसाद और सीआईए है, तो उनके हूथियों के और रेजिस्टेंस फोर्सेस के पास भी इंटेलिजेंस के बहुत से रास्ते हैं। उनके पास भी खुफिया काम करने वाले लोग हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन जरूर होगी कि ये इजराइल को सपोर्ट करने वाला या इजराइल की मिल्कियत वाला वो जहाज है, तो उसे वो करेंगे। जी जी, देखिए, वो तो डर ही नहीं रहे हैं। 2015 से सऊदी अरब, यूएई मिलकर उनके ऊपर बम वर्षा कर रहे हैं। अब अगर अमेरिका बम वर्षा कर देगा तो वो घबराने वाले नहीं है। चलते हैं नेतन्याहू की तरफ। नेतन्याहू कल जिस तरीके से, जिस तेवर के साथ सबके सामने आए और उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, गाजा पट्टी से लेकर मिस्र तक का पूरा इलाका जो है हम उसको अपने कब्जे में रखेंगे ताकि वहां से भविष्य में कभी भी इजराइल के खिलाफ कोई भी आवाज ना उठे और हमास को मिटाने तक हम रुकने वाले नहीं। बोल वचन देने की क्या जरूरत है? जब आप लोग रोजाना मार ही रहे हैं तो ऐसे आकर भाषणवीर बनने की जरूरत क्या है? ये फड़फड़ाहट क्या दिखाती है? देखिए, इजराइल के अंदर बहुत से इख्तलाफात हैं। इनकी हुकूमत के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है, खास तौर पे वो फैमिलियां जिनके लोग हमास की कैद में हैं। वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से आप फौरन जंग बंद करें और हमारे लोगों को छुड़ाएं। और इन्होंने बीच में एक आध बार कहा था कि अभी तो टाइम लग सकता है, तो वो उन्होंने एक तरह से धक्का मुक्की तक की पार्लियामेंट में। पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ वो हमारे आपके सामने है। तो वो अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक तरह से खामोश करने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन उनकी एक बात पर की हवा निकाल दी हमास ने, ये कह करके कि कोई बातचीत नहीं चल रही है। इजरायली मीडिया में एक खबर आई 2 दिन पहले कि जुमे के दिन हमास का एक हाई लेवल डेलीगेशन कायरो में, मिस्र में पहुंचने वाला है और बातचीत होगी, लेकिन उसके ना पहुंचने की खबर आई ना बातचीत की खबर आई। इस वक्त जो ताजा खबर है वो टाइम्स ऑफ इजराइल में ये छपी है कि कतर ने इजराइल को बताया है कि हमास बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। इस खबर की हेडिंग से यह बात तो साफ नजर आ रही है कि हमास अपनी शर्तों पर बात करना चाहता है। वो ऐसा नहीं है कि इजराइल कुछ भी अपने तरीके से नैरेटिव बनाए। नेतन्याहू देश छोड़ के भाग जाएंगे? नेतन्याहू पे कोई मुकदमा चलेगा? या इजराइल के लोग ये कहेंगे कि नेतन्याहू ने इजराइल को बर्बाद कर दिया है, ना 7 तारीख के हमले रोक पाए और ना उसके बाद 3 महीने तक हमले करके वो हमास का कुछ बिगाड़ पाए, सिर्फ जो है बेकसूर फिलिस्तीनियों को मारने के अलावा? होगा क्या नेतन्याहू का? देखिए, होगा ये कि अगर 2-3 हफ्ते जंग बंद ना हुई, अगर 2-3 हफ्ते तक इसी तरह से इजरायली हमले जारी रहे, तो जंग बंद करने की आवाज खुद नेतन्याहू के मुंह से आप सुनेंगे। और वो उनके जो साथी हैं ना, दोस्त, जो जॉर्डन का बादशाह है, मिस्र का प्रेसिडेंट है, इस किस्म के लोग अब ज्यादा ऊंची आवाज से कहना शुरू कर देंगे जंग बंद करो, बेगुनाह मारे जा रहे हैं।
बेगुनाह मारे जा रहे हैं तो कहेंगे, लेकिन वो ये जबान पे नहीं लाएंगे कि इजराइल की पिटाई शुरू हो रही है, इजराइल का नुकसान हो रहा है। तो इजराइल की हिमायत वाले लोग जो इंसानी चेहरा लेकर के नेतन्याहू का क्या होगा? नेतन्याहू का क्या होगा? नेतन्याहू के खिलाफ एक मुकदमा साउथ अफ्रीका ने भी शुरू कर दिया इजराइल के खिलाफ, और नेतन्याहू जैसे ही सरकार से गिरेंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मिसाल के तौर पे मैं इजरायली होता या मैं यहूदी होता, तो मैं तो ये कहता कि भाई एक आदमी की वजह से पूरे मुल्क को क्यों तबाह कर रहे हो, तो ये एक आदमी जेल चला जाए। अगर आप ऐसा कहते तो क्या ऐसा कहने से अगली जो सरकार होती इजराइल की, यहूदियों की, वो क्या फिलिस्तीन के साथ, गाजा के साथ नेतन्याहू जैसा व्यवहार नहीं करती? नहीं, बहरहाल वो तो इजराइल की फितरत में है, इजराइल की फितरत में है कि वो मुसलसल फिलिस्तीनियों का कत्लेआम करता रहे, और उन्होंने तो अब अपने नजरिए को बहुत खुल करके कहा है। यानी उन्हें वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनी नहीं चाहिए, उन्हें गाजा में भी फिलिस्तीनी नहीं चाहिए, ये पूरा इलाका साफ हो जाए और पूरे फिलिस्तीन पर इनका कब्जा हो जाए, ये एक कोशिश है। लेकिन मैं अपनी बात को और विस्तार देता हूं। नफ्ताली बेनेट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में, नफ्ताली बेनेट जो अरबों के सहयोग से एक सरकार वहां पे बनी थी नेतन्याहू से पहले, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा, साहब मैंने भी अपने दौर में ईरान पे 2 बार हमला करने की निर्देश दिए थे अपनी सेना को, तो कोई कम नहीं है वहां पे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी जिस तरह से अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन कोई भी हो, वो इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं, और वहां इजरायली लॉबी बाकायदा पूरा काम करती है। इसलिए देखिए, इजराइल का जो आइडिया है, आइडिया ऑफ इजराइल जो है, वो फिलिस्तीनियों को खत्म करना ही तो है। वो ये कहना कि हमें हमारे अल्लाह ने कहा था कि ये आप बिल्कुल चूजन वन हो, आप खास लोग हो, और आपको ये जमीन हम दे रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें दी है, इसलिए सबको कत्ल करने का उन्हें हक है। तो वो तो एक अजीब खन्नास दिमागी पागलपन का शिकार हैं जो फिलिस्तीनियों को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि फिलिस्तीनी ये कहते हैं कि जो इजराइल बनने से पहले यहाँ यहूदी रहते थे वो यहाँ रहें, और ये हमारे सर पर सवार ना हो, बल्कि हम मिलजुल करके रह सकते हैं। लेकिन ये जो ज़ायनी नजरिया है, जो सबको तबाह करके अपने आप जीना चाहते हैं, उस नजरिए में अब दम नहीं रहा है। अब बहुत मुश्किल होगा इजराइल को इस इलाके में बाकी भी रहना। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि 90 दिन हो चुके हैं, तो ये साफ दिख ही रहा है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद तो कहा ही जा रहा था कि इजराइल हार गया है, लेकिन 90 दिन के जो हमले हैं उनके बाद भी ये कहा ही जा सकता है कि खोखला हो चुका है। ये अलग बात है कि गीदड़ भभकी चल रही है और अमेरिका से हथियार मिल रहे हैं तो हमले चल रहे हैं, लेकिन जब जंग रुकेगी और उसके बाद जो इजराइल का वजूद है उस पर तो सवाल उठना लाजमी हो ही जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर कुछ और सवालों के साथ आपके साथ कभी जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।